अरिहंत। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसका जल्दी से हम रिवीजन करते हैं। वास्तविक संख्याओं में आज हम सबसे पहले बात करेंगे दो तरह की संख्याओं की, जो है अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, संख्या एक और उस संख्या स्वयं के अतिरिक्त वो संख्या किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वो संख्या या तो एक से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित होगी, उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। सो वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारी क्या है? ये सारी अभाज्य संख्याएं। इसके आगे भी हम बात करें 19, 23, 29, ये सारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी के विपरीत जब कोई संख्या है ना अपने के अलावा और दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, मतलब वो संख्या खुद से तो विभाजित होती ही है, दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, अभाज्य संख्याओं शुरुआत हो रही है 2, 3, 5 से, भाज्य संख्याओं की शुरुआत हो रही है 4, 6, 8 से। मतलब ना अभाज्य संख्या में एक है ना भाज्य संख्या में एक है। सो एक आखिर है क्या? सो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको ध्यान में रखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला तथ्य हमारा यही है, संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात जो हमने वहां पे देखी, संख्या 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है तथा 2 ही सम अभाज्य संख्या है। 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमने बात ध्यान में दी वो क्या है? सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या होती है? 9 होती है। ये प्रश्न कभी कभी सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखने हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। पहला तो होता है 1 और दूसरा होता है स्वयं वह संख्या खुद। चूंकि 1 जो है ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, इसीलिए किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते समय 1 का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, एक जब भी हम किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड लिखते हैं तो हम बहुत सारे गुणनखंड लिखते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3, लेकिन हम 1 को कभी क्यों नहीं रखते? क्योंकि 1 ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गुणनखंड की। अभी हमने एक शब्द सुना, गुणनखंड। तो किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? ठीक है, यदि कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि अगर जब हम भाग देते हैं जो शेषफल है वो 0 आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णतः विभाजित। यानी कि शेषफल 0 आता है तो विभाजित करने वाली संख्या, यानी कि जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, और विभाजित होने वाली संख्या यानी कि जिसका हम विभाजन कर रहे हैं, का एक गुणनफल कहलाती है या गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है जैसे कि 20। तो 20 के हमने क्या क्या गुणनखंड लिखे हैं? 1, 2, 4, 5 तथा 10, ये हमने इसके गुणनखंड लिखे हैं। ठीक है, तो देखो 2 से भी हम 20 को विभाजित कर सकते हैं, कितनी बार? 10 बार। 1 को भी 20 से विभाजित कर सकते हैं, कितनी बार? 20 बार। 4 को भी 20 से विभाजित कर सकते हैं, 5 बार।
5 को भी 20 से विभाजित कर सकते हैं 4 बार, इसी तरह 10 को भी 20 से विभाजित कर सकते हैं 2 बार। तो ये सभी क्या है, 20 के गुणनखंड हैं। आई बात समझ में गुणनखंड क्या होते हैं। अब जब हमने गुणनखंड समझ में आ जाता है तो इसके बाद हम बात करते हैं गुणनखंड वृक्ष की। जब हमें किसी संख्याओं के गुणनखंड लिखने आ जाते हैं तो उन संख्याओं को हम एक वृक्ष के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाए गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गुणनखंड वृक्ष दिखाई दे रहा है, किसका, 28 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 28 के क्या लिखने होंगे, गुणनखंड लिखने होंगे। और गुणनखंड हम बहुत सिंपल तरीका होता है, इस तरह से निकालो। सबसे पहले हम 2 से विभाजित करते हैं तो कितनी बार विभाजित हुआ, 14 बार। फिर हमने 2 से विभाजित किया तो 14 कितनी बार विभाजित हुआ, 7 बार। फिर 7 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार विभाजित होगा, 1 बार। तो यहाँ पे जो हमने 28 के गुणनखंड निकाले वो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 7, ये 28 की क्या है, गुणनखंड है। तो इसको हमें किस रूप में लिखना है, गुणनखंड वृक्ष के रूप में। तो 28 को आप कैसे लिखोगे, 2 गुणा 14, यानी कि 2 और 14 के रूप में। फिर आप 14 को कैसे लिखोगे, 2 और 7 के रूप में। ठीक है, तो ये जब हम किसी संख्या को इस तरह वृक्ष के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारी गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। आई बच्चों यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, इससे आगे हम सवाल भी करेंगे। क्या कहती है हमारी गणित की अंक की आधारभूत प्रमेय, चलिए आइए देखते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब प्रत्येक भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, जो संख्या खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है वो सारी हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के रूप में आपको मैं बोलूं कि 12 हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 12 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी होती है, 3 से भी होती है, 4 से भी होती है, 6 से भी होती है और 12 से भी होती है। तो 12 क्या हुई, भाज्य संख्या। अब इसको किसके गुणनखंड के रूप में लिखना, अभाज्य संख्याओं के। तो सबसे पहले हमें 12 का क्या निकालना होगा, गुणनखंड निकालने होंगे। स्टार्ट किया हमने 2 से विभाजित हुआ ये 6 बार। फिर 2 से किया विभाजित हुआ 3 बार। फिर 3 से किया विभाजित हुआ 1 बार। तो जब हमने इसके गुणनखंड निकाले तो गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, इस रूप में है। तो हमने इस भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा। 2 2 3 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यही हमारी क्या कहलाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और कहती है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो 2 है वो एक बार ही है, ये अद्वितीय आ सकते हैं। ठीक है, 2 बहुत सारी बार हो सकता है, या इसका क्रम भी हम अव्यवस्थित कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं अगर इस तरह से भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय को अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं एक उदाहरण पर। यहाँ पे देखो 10 के यहाँ पे 2 गुणनखंड लिखे हैं। 10 को हम क्या, 10 हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने कैसे व्यक्त किया, 2 गुणा 5 के रूप में लिखा। यहाँ पे 2 और 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। किसके अभाज्य गुणनखंड है, 10 के। और 10 हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह 42 को हमने 2 गुणा 3 गुणा 7 या 7 गुणा 3 गुणा 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 3 और 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। किसके, भाज्य संख्या 42 के। अभाज्य गुणनखंड हम इस तरह से निकालते हैं, ये बहुत ही अच्छी विधि होती है। 2 से हमने 42 को विभाजित किया, कितनी बार हुआ, 21 बार। अब 21 2 से विभाजित नहीं हो सकता, तो 21 किससे विभाजित होगा, 3 से। 3 से 21 विभाजित हुआ 7 बार, और फिर लास्ट में किससे विभाजित किया हमने, 7 से। तो कितनी बार हो गया, 1 बार। तो जब हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से मस तथा लस ज्ञात करना। मस और लस हम सभी को पता है क्या होता है, महत्तम समावर्तीय
तथा लघुत्तम समावर्तीय। तो महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती को हमें किससे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड से मतलब क्या हुआ कि उन संख्याओं के जो हमें गुणनखंड निकालने हैं वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का, जब भी हम महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करते हैं तो या तो दो संख्याओं का ज्ञात करते हैं या दो से अधिक तीन का ज्ञात करते हैं। उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम कहां तक पढ़ते हैं? दो या तीन तक पढ़ते हैं। तो दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का मस और लस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करने की विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या हो गई कि उन भाज्य संख्याओं को हमें कैसे व्यक्त करना है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। जब हम उनको व्यक्त करते हैं तो उनके गुणनखंड आ जाते हैं और उन गुणनखंडों से हम उन दो संख्याओं का मस और लस जब ज्ञात करते हैं तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से मस तथा लस ज्ञात करना। इस विधि में दी गई संख्या को सर्वप्रथम अलग अलग करके उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। मतलब जब भी हमें कोई दो संख्याएं दी हुई हो, जैसे कि उदाहरण के रूप में हमें यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई है। क्या दी हुई है? ए तो दी हुई है 12 तथा बी हमें दी हुई है 15। ये दो संख्याएं हमें दी हुई है और आपसे बोला है कि इनका महत्तम समावर्ती तथा लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको लिखना पड़ेगा। तो 12 एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। इसी तरह हमारी संख्या 15 एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 5। लिख दिया। इसके बाद इसका हमें क्या याद करना है? महत्तम समावर्ती तथा लघुत्तम समावर्ती। महत्तम समावर्ती क्या होता है? इन दोनों गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उभयनिष्ठ क्या है? यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। तो 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्ती हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? लस मतलब लघुत्तम समावर्ती। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो तो लिख ही लो, इसके अलावा जो बचे हुए गुणनखंड है जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, ये तो ये हमारा क्या हो जाता है? लघुत्तम समावर्ती। अब इसको एक बार गुणा कर लो। 2 गुणा 2 गुणा 3 हुआ 6 और ये हुआ 10, तो कितना हो गया? 60। यानी कि दो संख्याएं 12 तथा 15 का महत्तम समावर्ती कितना आया? 3 और लघुत्तम समावर्ती कितना आया? 60। तो ये हमारी विधि, जिस विधि से हमने ज्ञात किया, ये क्या कहलाती है? अभाज्य गुणनखंड विधि से मस तथा लस ज्ञात करना। आई बात समझ में? चलिए अब हम क्या ज्ञात करते हैं? जब हमें महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना आ जाता है तो हम इनके बीच में क्या पढ़ते हैं? संबंध पढ़ते हैं। तो संख्याओं तथा उनके महत्तम तथा लघुत्तम समावर्ती के बीच संबंध पढ़ते हैं। तो देखिए इनके बीच एक छोटा सा संबंध होता है, उस संबंध को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी हमने दो संख्याएं ली थी उदाहरण के रूप में। क्या ली थी? a बराबर 12 तथा हमने लिया था b बराबर 15। ठीक है, यही लिया था हमने। अब हम क्या करना है? हमें a और b इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, यानी कि गुणनफल करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल सबसे पहले कितना आया? 180। क्या आया? 180। और अभी हम दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्ती हमने निकाला था तो आया था 3 और लघुत्तम समावर्ती निकाला था तो आया था 60। तो अब हम क्या करते हैं? महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती को गुणा कर देते हैं, मतलब इनको गुणन करते हैं। तो गुणा करने पे कितना आया? 60 इंटू 3 बराबर आया 180। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? क्या संबंध निकला कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्ती तथा महत्तम समावर्ती के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से ये संबंध निकल के आया। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए दोनों संख्याओं और उनके लस और मस के बीच क्या संबंध होता है? उनके महत्तम समावर्ती तथा लघुत्तम समावर्ती का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अब आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, लघुत्तम समावर्ती दिया हुआ है और महत्तम समावर्ती ज्ञात करना है, तो इस संबंध से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? महत्तम समावर्ती बराबर दो संख्याओं का गुणनफल को विभाजित करना होगा उन संख्याओं के लघुत्तम समावर्ती से। और इसी के विपरीत अगर आपको लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है
तो दो संख्याओं का गुणनफल को हम किससे विभाजित करेंगे, उन संख्याओं के महत्तम समावर्तीय से। आई बात समझ में? तो इस संबंध से आप बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। कक्षा 9 में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी। ठीक है, और जब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिल जाती हैं तो एक संख्या बनती है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं का रिवीजन। तो देखो, सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो आती है हमारी प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं आती हैं? प्राकृत संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनते हैं, जहां से गिनती स्टार्ट होती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और आगे चलती जाती है, ये सब कहलाती है हमारी प्राकृत संख्याएं। इसके बाद जब हम प्राकृत संख्याओं में शून्य संख्या को ऐड कर देते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याओं में जब हम शून्य को भी जोड़ देते हैं इस तरह से, तो ये संख्याएं बनती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बनती हैं? ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसके बाद जब हम ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं को एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। -2, -1, 0, सॉरी +1, +2, 3, 4। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आती है हमारी सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। किससे विभाजित हो जाती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं पूर्णतः, वो सारी कहलाती हैं सम संख्याएं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और आगे तक चलती रहती हैं। इसके बाद हमारी आती है विषम संख्याएं। कौन सी संख्या आती है? विषम संख्याएं आती हैं। क्या होती हैं विषम संख्याएं? तो सम संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं बचती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को हमने अभी शुरुआत में ही पढ़ लिया। ठीक है, अब ये सारी संख्याएं मिलकर क्या बनती है? परिमेय संख्या बनती है। यहाँ पे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं को भी अगर हम लिख लेते हैं एक बार और, छठी हमारी हो जाती है भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं अभी अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, भाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होगी? जिनमें बहुत सारी भाज्य, तो 4, 6, 8, 9, 10, ये सारी भाज्य संख्याएं हो गई। और अभाज्य संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और दूसरी वो स्वयं संख्या खुद, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, और ये सारी संख्याएं मिलकर कौन सी संख्या बनती है? परिमेय संख्या के अंदर आती हैं। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या के अंदर आती है? परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसके रूप में? P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 1/2, -1/3, 30/8, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां पे P और Q पूर्णांक संख्याएं होती है और Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। P और Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं और Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये सारी संख्याएं कौन कौन सी? प्राकृत संख्याओं से लेके सारी संख्या किसके अंदर आती है? परिमेय संख्या के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इनको कैसी क्या होती हैं? जैसे कि √2, √3, √5, पाई, ये सारी हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिखी हुई है, अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिखी हुई है तो वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है,
तो ये सारी संख्याएं हो गई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संख्या बचती है जिसको आप नंबर 10 डाल लेना, सभाज्य संख्याएं। कौन सी होती है? सभाज्य संख्याएं होती हैं। सभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका महत्तम समावर्ती, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्ती सिर्फ एक आता है, जैसे कि 2 और 3। तो 2 और 3 का महत्तम समावर्ती कितना आता है? 1 आता है। जैसे कि 2 और 95, इनका महत्तम समावर्ती कितना आता है? 1 आता है। यानी कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होता है, वो है 1। एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमने संख्याओं का वापस से रिवीजन कर लिया, पुनर्भ्रमण कर लिया। तो चलिए इनको भी एक बार वृक्ष के रूप में देखते हैं। वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। -3, 0, 7, 11/2, -3/5, 4/7, ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं। इसी तरह अंडर रूट के अंदर √2, 5√3, -6 2 -√5, ये सारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या भी आती है, अपूर्णांक संख्या भी आती है। ठीक है, अपूर्णांक संख्याएं, ठीक है, ये वाली। पूर्णांक संख्याओं के अंदर ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी आते हैं और पूर्ण संख्या भी आती है। जिस पूर्ण संख्या से पढ़ी, पूर्ण संख्याओं में क्या क्या आता है? शून्य आता है और प्राकृत संख्या आती है। ये सभी अभी हम पढ़कर आए हैं, इसको हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं की जब हम बात करते हैं तो हम एक प्रमेय के बारे में बात करते हैं। इस प्रमेय से हम हमारे बहुत सारे सवालों के हल करते हैं इस कक्षा में। ठीक है, तो प्रमेय 1 क्या कहती है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। आपको बोला है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। आपको क्या बताना है कि भाई p अगर a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के कथन के द्वारा, ठीक है, हम यहाँ पे इस प्रमेय में क्या इसका इस्तेमाल करेंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। वो क्या कहती है कि अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या बोल दिया कि भैया a जो है एक अभाज्य संख्या है। हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि a एक अभाज्य संख्या है और इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। हमारी a क्या है? भाज्य संख्या है, हम इसको किसके रूप में लिखेंगे? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो हमने a हमारी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा? p1 × p2 × p3 × pn, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो p1 p2 p3 अभाज्य संख्या है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि ये अलग अलग है, ये सेम भी हो सकती है। कैसे? अगर p1 बराबर 2 है तो p2 बराबर भी 2 हो सकता है, p3 बराबर भी 2 हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो, यहाँ पे ये बात प्रदर्शित की है। ठीक है, तो हमने किसको लिखा? भाज्य संख्या a को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा? p1 × p2 × p3 डैश pn। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। क्या कर दिया? दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर क्या हो गया? a की घात 2 और इधर क्या हो गया? p1 × p2 × p3 को हमने 2 बार गुणा किया, तो ये हो गया p1 की घात 2, p2 की घात 2, p3 की घात 2 और आगे तक लगातार अगर हम बढ़ते जाएं तो pn की घात भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह दिया गया है कि अभाज्य p है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है तथा a² को विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? a² को। ये हमें दिया गया है प्रमेय में। ठीक है, ये हमें दिया गया है और हमें एक बात और पता चली है कि p जो है a² का एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में पढ़ा था। सो हमारी p जो है a² एक अभाज्य गुणनखंड है, तो अंकगणित की प्रमेय के अद्वितीय गुण से a² के गुणनखंड केवल, तो a² के गुणनखंड केवल p1 p2 p3 और pn है, इसीलिए p1 p2 p3 और pn में से p भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है। तो अर्थात इससे क्या बात समझ में आई कि p a को भी विभाजित करेगा। सो अगर p a² को विभाजित कर रहा है तो p किसको विभाजित करेगा? p a को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार हमने ये क्या साबित कर दिया
कि हमारी प्रमेय के अनुसार अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p किसको विभाजित करेगा, p a को भी विभाजित करेगा। ये हमारी पहली प्रमेय है। इस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम बहुत सी संख्याओं को सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, जैसे कि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सिद्ध करो √2 एक परिमेय संख्या है, तो वहां पे इस प्रमेय का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा, आइए देखते हैं एक क्वेश्चन को करके। ठीक है, यहाँ पे है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। तो हमने क्या किया, जब भी हम इस तरह से कोई सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। तो हमने क्या माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या को मैं अभी मैंने सिखाया था किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p बटा q के रूप में। तो यहाँ हमने लिख दिया, अतः इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, सभाज्य संख्याएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, a और b क्या है, सभाज्य संख्या। और अभी मैंने आपको बताया था सभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो कि 1 है, तथा यहाँ पे b जो है 0 के बराबर नहीं है। माना a b में से एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सो a और b का क्या है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a और b क्या है, सभाज्य संख्या है। तो हमने लिखा √2 बराबर a अपॉन b। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो जैसे ही हमने इधर का वर्ग किया तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। वज्र गुणा किया तो ये हो गया 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब इसको ध्यान से देखो, अभी हमने यही चीजें कभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले प्रमेय 1 में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि p स्क्वायर अगर a को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। सो यहाँ पे ये 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पे ये 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 किसको विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। किसके इस्तेमाल से लिखा है हमने, प्रमेय 1 से लिखा है। किससे लिखा है हमने, प्रमेय 1 से लिखा है। अब हम क्या करते हैं, a बराबर 2m लिखते हैं। ठीक है, a बराबर हम कितना लिखते हैं, 2m लिखते हैं। किसमें, समीकरण 1 में। तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 में हमने a बराबर 2m रखते हैं। तो समीकरण 1 में a बराबर 2m रखा तो ये क्या हो गया, 2b स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। अब 2 से ये 4 कट जाएगा तो b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2m स्क्वायर हो गया। अब दोबारा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा क्या साबित हुआ कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है, b स्क्वायर को। तो 2 किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। तो 2 b को भी विभाजित करेगा। किससे, प्रमेय 1 से। अब यहाँ पे हमने क्या चीज देखी कि 2a स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था तो 2a को भी विभाजित कर रहा था। ठीक है, 2b को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन a और b हमारी क्या थी, सभाज्य संख्या थी। मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा तो कोई और होना नहीं चाहिए था। लेकिन इन दोनों कथनों में दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, परंतु इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। कैसे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो है 1, लेकिन यहाँ तो 1 से ज्यादा हो रहा है, 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जो हमारी स्थिति है उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ कि a और b में से एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की। हमने क्या करी, ये विरोधाभास की स्थिति हमें क्यों आई, क्योंकि एक हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की। क्या कल्पना की थी हमने क्या मान लिया था, √2 को परिमेय संख्या मान लिया था। तो वो कल्पना हमने गलत की थी, इसीलिए हमें यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति मिली। तो वो कल्पना हमारी गलत थी, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है और आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता ही आता है। अब कोई भी प्रश्न आ जाए आप आराम से कर सकते हो। √2 की जगह आपसे ये पूछ ले जाए, बताओ √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो भी आप सिद्ध कर सकते हो। अगर आपसे बताया जाए कि सिद्ध करो 7 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो भी कर सकते हो। तो यहाँ इसी के साथ आपके इस पूरे अध्याय का क्या होता है, दोहरान होता है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।